प्यारे साथी नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यार से प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पर। मेरा नाम है कुलदीप और आपके सामने एक और शानदार प्रहार बैच की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। सारे बच्चों को गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार। सारे बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से एक और लाइव स्ट्रीमिंग पर। बहुत धमाकेदार शुरुआत करने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछली बार किया गया था। पिछली बार आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत शानदार गया है बच्चों। इस बार भी करेंगे, 20 क्वेश्चन के ऊपर प्रहार करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके सपने हम ही साकार करेंगे और हम ही करने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा पर प्रहार भी। तो सारे बच्चे जितने आ गए हैं, पहले एक थोड़ी सी उनसे दरख्वास्त करता हूं, निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि जितना हो सके इस स्ट्रीम को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आ ही गए हो तो लाइक कर ही दो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि ऐसी जब भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और थोड़ा थोड़ा शेयरिंग स्केयरिंग पे विश्वास रखो, मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। जो बच्चे अभी तक भटक रहे हैं, सो रहे हैं, वो भी जल्दी से यहाँ पे आ जाएं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाइए बच्चों सारे लोग। बहुत अच्छा बेटा, गुड इवनिंग। संजय, प्रियांशु, आरती, सोनम, सारे बच्चे आ गए हैं। क्या आपको आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूं? जरा बताइए। एक बार मैं भी कंफर्म कर लेता हूं, आप भी करिए। यस या नो? क्या आपको मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? जल्दी बताएं, जल्दी 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 जल्दी। क्या मैं आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? जल्दी बताएं बच्चा। यस 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 सर जी, यस। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधिका, डेजी पंडित, गुड इवनिंग बेटा। तमन्ना, विपिन, क्रिश, मूर्ति, बहुत अच्छा। विजय कुमार, अंकित, मन का राजा आ गया हमारा। ठीक, चलो चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चले बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज की इस लाइव स्ट्रीम को। सारे बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से। स्टार्ट करते हैं 20 क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चन में खास क्या है, आज होंगे आपके लगभग 18 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम को भी हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, जो कि लघु उत्तर में पूछे जाते हैं। तो आइए बेटा, कोई समय व्यर्थ नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रीमिंग को। पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है निम्नांकित को परिभाषित करिए, डिफाइन द फॉलोइंग। क्या पूछा है? क्लोनिंग स्थल यानी क्लोनिंग साइट और माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन के बारे में पूछा हुआ है। माइक्रो इंजेक्शन को आपको यही पूछ सकता है, सूक्ष्म अंतरक्षेपण, ये वर्ड भी यूज कर सकता है। अगर ये वर्ड यूज करे तब भी इसका मतलब यही है। इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म अंतःक्षेपण। ठीक, तो क्या होता है पहले देखते हैं। क्लोनिंग स्थल क्या होता है, क्लोनिंग साइट क्या होती है, पहले उसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है क्लोनिंग स्थल के बारे में? जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग स्थल संवाहक में उस स्थान को कहते हैं जहां वांछित डीएनए को समावेशित किया जाता है, और क्लोनिंग संवाहक में इसी स्थल पर प्रतिबंधन एंजाइम भी क्रिया करते हैं। ठीक, क्लोनिंग साइट इन द बायोटेक्नोलॉजी, क्लोनिंग साइट इज द प्लेस इन द कैरियर वेयर the desired DNA is inserted and the restriction enzyme also act as the place in the cloning carrier। ठीक, अब होता क्या है, आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, आप जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अपने जीन को भेजना चाहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये 2 जीव है, ये हमारे पास 2 जीव है, एक है जीव ए और एक है जीव बी। हमारे पास 2 जीव हैं, एक है बच्चों जीव ए और एक है हमारे पास जीव बी। 2 हमारे पास जीव है। अब हम करेंगे क्या, हमको करना यह है कि हमको इस जीव का जीन, इसका कोई लक्षण, कोई एक जीन है जिसको मैं दूसरे जीव के अंदर भेजना चाहता हूं। ठीक, तो इसको लेकर कौन जाता है? इसको लेकर जाता है कौन? एक संवाहक लेकर जाएगा, एक वेक्टर, एक संवाहक इसको लेकर जाएगा। और इसी संवाहक का इस्तेमाल, इसी संवाहक में जहां पे हम जीन जोड़ते हैं अपना, उसी स्थान को हम कहते हैं क्लोनिंग स्थल, यानी कि क्लोनिंग साइट कहते हैं। आई बात समझ बेटा? आई बात समझ? गुड इवनिंग सारे बच्चों को। मैं एकदम ठीक हूं, क्या हाल चाल है? वेरी गुड इवनिंग बच्चों। चलो सारे बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ते जाओ बेटा, जल्दी जुड़ते जाओ। अगला है, इसी का दूसरा पार्ट है, माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है। तो माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? जैव प्रौद्योगिकी में कोशिका के अंदर सीधे वांछित जीन को प्रवेश करवाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रयोग में सूक्ष्म इंजेक्शन का उपकरण का उपयोग किया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन इन बायोटेक्नोलॉजी, द टेक्निक इन यूज टू इंट्रोड्यूस द डिजायर्ड जीन डायरेक्टली इनसाइड द सेल। इन दिस एक्सपेरिमेंट माइक्रो इंजेक्शन इक्विपमेंट इज यूज्ड। क्या है? एक भैया सेल है आपके पास, एक आपके पास सेल है, ठीक, और आपके पास एक जीन है। मान लो आप किसी वेक्टर के थ्रू नहीं, संवाहक के थ्रू नहीं, सीधा भेजना चाहते हो, तो एक बहुत छोटा इंजेक्शन की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। तो आप अपने डीएनए को इस माइक्रो इंजेक्शन के अंदर रखेंगे और अपनी कोशिका में इसको चुभा देंगे। जैसे इंजेक्शन आपको लगता है बड़ा दर्द होता है, वैसे ही तो हम क्या करेंगे, इसको इंजेक्शन को ऐसे अंदर ले जाएंगे, कोशिका है, और जैसे बेटा इस इंजेक्शन को प्रेस करेंगे, ये वो इंजेक्शन नहीं जो हम लगवाते हैं, इसे माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं, छोटा इंजेक्शन। तो जैसे बेटा इसको प्रेस करेंगे, हमारा जो डीएनए होगा वो इसके अंदर पहुंच जाएगा
और इसी प्रोसेस को, इसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। दोनों ही चीजें जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। ठीक, तो धीरे सीधे डायरेक्टली हम अपने जीन को भेजते हैं, इसे क्या कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन कहेंगे। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन। आगे बात समझ में, पहला क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर बा गुरुजी? बहुत अच्छा, मन का राजा कह रहा है क्लियर बा। ठीक, चलो अगला क्या है, द्विखंडन तथा बहुखंडन को उदाहरण के साथ समझाइए। चैप्टर नंबर 1 का प्रश्न है आपसे। ठीक है, कि एक्सप्लेन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन विथ एग्जांपल आपसे पूछ रहा है। तो द्विखंडन क्या है? द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जहां एक मूल कोशिका विभाजित होकर के होती है, जिसके परिणाम स्वरूप दो समान कोशिकाएं निर्मित होती है जो अपने जनक के शारीरिक और आनुवंशिक रूप से एकदम समान क्लोन होती है, समान क्लोन होती है। यह प्रक्रिया अमीबा, पैरामीशियम, साइनोबैक्टीरिया आदि में पाई जाती है। एग्जैक्टली इंग्लिश में वही चीज लिखी हुई है बाइनरी फिजन का। बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ पेरेंट सेल डिवाइड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल which are physically and genetically identical clone of their parent. This process is found in amoeba, paramecium, cyanobacteria etc. ठीक है, ये गलती लग गया। ठीक, क्लियर? चलो अब देखो, आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है। बहुखंडन लिखा हुआ, बहुखंडन क्या होता है पूछ रहा है। तो यह अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें एक जनक कोशिका अपने केंद्रक को बार बार विभाजित करके बहुकेंद्र की कोशिका में बदलता है तथा पुनः यह कोशिका अपने आप को कई भागों में विभाजित करके नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया का समान उदाहरण प्लाज्मोडियम है। मल्टीपल फ्यूजन क्या है बेटा? दिस इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इट्स न्यूक्लियस repeatedly to turn into a multinucleated cell, and again this cell divides itself into many parts to form a new offsprings. This process is called a common example is plasmodium. This process is found in example is प्लाज्मोडियम। ठीक, देखो इसका आप डायग्राम भी बना सकते हो, आप इसका डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम कैसे बनाओगे? सिंपली देखो, पहले पूछा क्या है, बाइनरी फिजन पूछा क्या है, बाइनरी फिजन। तो ऐसे डायग्राम बनाइए, एक दिखाइए एक सेल को और उसने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। दिस इज बाइनरी फिजन। यही क्या है आपका बाइनरी फिजन, बन के तैयार हो गया बाइनरी फिजन। अगर एक सेल अपने आप को दो में पार्ट कर देगा तो ये बाइनरी फिजन है। और ये जो सेल बनेंगी नई, ये क्या होंगी? क्लोन होंगी, एकदम एक पुंजक होंगी, किसके? अपने पेरेंट के। और दूसरा क्या है? ये है मल्टीपल फिजन। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? इस तरह से बनाएंगे इसका डायग्राम। एक सेल दिखाओ, पहले वो अपना केंद्रक बांटेगा, न्यूक्लियस, कई पार्ट में। पहले एक सेल क्या करेगी? अपने केंद्रक को, अपने न्यूक्लियस को मल्टीपल पार्ट में बांट देगी और उसके बाद हर एक सेल, ये सेल जो होगी हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे टुकड़े में डिवाइड हो जाएगी। ये हो गया आपका मल्टीपल फिजन। ऐसे डायग्राम बनाइए, पूरे के पूरे नंबर देगा। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग मेरे भाई। ना सर प्लीज मॉर्निंग में, ठीक बेटा, नहीं ये क्लास एकदम परफेक्ट टाइम बेटा, मॉर्निंग में नहीं होती है। सहप्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता का नाम लिखिए। ठीक, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है सहप्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता के बारे में लिखिए। चैप्टर नंबर आपका आ गया है 5वां। ठीक, यानी वंशागति का नहीं, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत जो है आपका, उसके बारे में पूछ रहा है। ये आपका आ गया जेनेटिक्स का चैप्टर, क्वेश्चन आ गया है। क्या लिखा है? सहप्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता को परिभाषित करिए। डिफाइन कोडोमिनेंस एंड इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, क्या लिखा है? विषम युग्म की अवस्था में जब किसी लक्षण के दोनों ही जीन पूरी तरह से संतान में प्रकट नहीं होते हैं और एक नया माध्यमिक लक्षण प्रकट करते हैं तो यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्नैपड्रैगन में लाल और सफेद पुष्प में संकरण से गुलाबी पुष्प उत्पन्न होगा। क्या लिखा बेटा? इन हेट्रोजाइगस स्टेट व्हेन बोथ द जीन्स ऑफ ट्रेट एंड आर नॉट फुल्ली एक्सप्रेस्ड in the progeny and a new secondary trait appears, then this phenomena is called incomplete dominance. Example, hybridization of red and white flower in snapdragon produce pink flower. देखो ये एक लाल फूल है, ठीक, और एक सफेद फूल है। ठीक, तो एक रेड फ्लावर है और एक क्या बेटा? व्हाइट फ्लावर है। ठीक है, इसको लिखने जगह कम इसलिए मैं लिख रहा हूं व्हाइट और रेड। ठीक, अब अगर इसका जीन है कैपिटल आर और इसका है स्मॉल आर। आप जानते हैं मेंडल का फर्स्ट लॉ है, पहला नियम है प्रभाविता का नियम। मेंडल ने कहा था कि जब भी किसी के अंदर एक ही लक्षण के दो ऑप्शन होते हैं तो एक प्रकट होता है, दूसरा प्रकट नहीं होता, जिसे आप कहते हैं प्रभाविता का नियम। लेकिन यहां पे क्या है? अगर ये संतान के अंदर दोनों गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक, तो ये एक नया कैरेक्टर बना देता है। ये हो जाएंगे पिंक, गुलाबी,
और इसी को आप क्या कहोगे, ना तो ये पूरी तरह से डोमिनेंट हो पाया, ना तो ये डोमिनेंट हो पाया, एक नया आ गया बेटा, इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट। ये है आपका अपूर्ण प्रभाविता का क्या है भैया, ये आपका अपूर्ण प्रभाविता का एक एग्जाम्पल है। दूसरा है सहप्रभाविता। दूसरी चीज क्या है, उसका नाम है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता क्या है, विषम युग्मजीय अवस्था में जब किसी लक्षण के दोनों ही अलील एक साथ प्रकट हो जाते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे मानव में AB रक्त समूह, ठीक, क्या लिखा, इन द केस ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ अ ट्रेट अपीयर टुगेदर देन इट इज द कोडोमिनेंस लाइक AB ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमंस। ठीक, देखो मान लेते हैं इंसान में IA और IB जीन, ये IA जीन है, ये ब्लड ग्रुप A करते हैं, और ये IB जीन है, ये ब्लड ग्रुप B करते हैं। ठीक, और जब ये दोनों ही जाएंगे किसके अंदर, संतान के अंदर, संतान के अंदर दोनों चला गया, एक पापा से एक मम्मी से, तो कंडीशन क्या है, या तो मेंडल ने क्या कहा था, फर्स्ट लॉ बताया था आपको कि जब दो ऑप्शन होते हैं तो एक ऑप्शन दिखता है, दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता है। जो दिखता है वो क्या होता है, डोमिनेंट, जो नहीं दिखता उसे क्या कहते हैं हम, रिसेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिसेसिव कहते हैं। एक मिनट, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिसेसिव कहते हैं। तो अभी इसके पास दोनों एक साथ अपने आप को प्रकट कर लेंगे, एक साथ दोनों प्रकट कर लेंगे और ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। पर यहां दोनों प्रकट हो गए, इसे क्या कहेंगे, दोनों अपीयर हो गए, इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे कोडोमिनेंस, यानी कि सहप्रभाविता, एक साथ दोनों प्रकट हो गए। ये डायग्राम मान लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट है, अगर एक चीज बताओ, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा जोश ठंडा होता दिख रहा है बेटा, आपका जोश ठंडा होता दिख रहा है पहले दिन की अपेक्षा बेटा, ये गलत बात है। मैंने शुरुआत नहीं कहा था कि शुरुआत अच्छी सब करते हैं बेटा, सब मुझे पता आप जोश दिखाओगे, अंत तक बने रहने का मसला यहाँ पे है, और आप लोग का मुझे जोश ठंडा होता दिख रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। जरा कमेंट में आपको लगा के दिखाओ यार, लाइक को बजाओ तो पता तो लगे कि हाँ कुछ जोश में हो, एकदम थके जैसे काम कर रहे हो, थोड़ा जोश तो दिखाओ, थोड़ा दिखाओ, वाग वाग लगाओ। वेरी गुड, थोड़ा सा हो जाए, धमाका हो जाए, कमेंट सेशन में आग लग जाए, मुझे यहां तक गर्मी फील हो, तब तो मजा आएगा। क्या है बेटा, GMO पर प्रकाश डालो। GMO क्या है बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है बेटा, हाँ ठीक है, वेरी गुड, थोड़ा करके दिखाओ। मैंने कहा आग लगाने को बच्चा अपना लाल मुंह भेज रहा है, ये नहीं करना भैया, टमाटर नहीं बनना है, आ जाओ। ठीक है, तो व्हाट इज एक्सप्लेन GMO। GMO क्या होता है आपको पूछ रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, जरा बताओ। वेरी गुड बेटा, जैसे हनुमान जी का जब बल कम होने लगा तो जामवंत ने उनके अंदर गाना गा के बताया कि नहीं तुम्हारे अंदर बहुत बल है। वैसे तुम्हारे लोग का भी यही हाल है, तुम्हारे अंदर बल बहुत है पर बताना पड़ता है बार बार। ठीक, तो भैया चलो समुद्र लागना है, सीता जी के पास जाना है, मतलब आपका जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए जोश बरकरार रहना चाहिए। तो भैया ऐसे सजीव पादप जंतु सूक्ष्मजीव जिसके अनुवांशिक पदार्थ में किसी बाह्य जीन को जोड़कर परिवर्तन लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता रूपांतरित जीव, या इसी इंग्लिश में कहते हैं बेटा GMO कहते हैं। ठीक, ये हमारे लिए कई रूप में लाभदायक होते हैं, जैसे BT कपास। ठीक, देखो सच लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म whose genetic material is changed by the adding an external gene are called genetically modified organism, यानी कि GMO। they are beneficial for us in many ways like BT crops। ठीक, इधर देखो, जैसे मान लो एक कोई जीव है और ये उसका जीन है, DNA है, हमने एक कोई बाहरी DNA लेकर आया, कोई भी बाहरी, किसी भी जीव का हमने एक बाहरी DNA लाया और इसमें लाके जोड़ दिया, कोई बाहरी DNA किसी दूसरे का जीन लाके जोड़ दिया। मान लो पौधे के अंदर एक जंतु का जीन लाके जोड़ दिया, या एक बैक्टीरिया के अंदर लाके इंसान का जीन जोड़ दिया, तो इसी को आप क्या कहोगे, GMO। जैसे कल मैंने आपको बताया था किसके बारे में, परसों बताया था आपको किसके बारे में, BT कपास के बारे में। क्या बताया था, बैसिलस thuringiensis का जीन लाके उसके अंदर जोड़ दिया। तो बैसिलस thuringiensis क्या था, एक बैक्टीरिया था ना, तो बैक्टीरिया का जीन लाके जोड़ा तो ये कैसा हो गया, बाहरी जीन इसके अंदर आ गया। इसके अलावा, इसके DNA के अलावा किसी बाहरी DNA का जीन टुकड़ा आ जाए इसके अंदर, तो ऐसे इंसान को, ऐसी ऑर्गेनिज्म को, चाहे पौधा है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है, उसे हम कहते हैं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्या है, ओहो बेहतरीन क्वेश्चन, कोई आंसर लिखा ही नहीं है। मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। भैया एक डायग्राम बनाना है, और मैंने यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं लगाया, क्यों पूछो, क्यों बूझो क्यों, क्योंकि अब बेटा इस डायग्राम को हम बनाएंगे खुद से। ठीक है, अब आ जाओ डायग्राम बना लेते हैं, एक मजा आने वाला है। तो ऐसे एक डायग्राम बना लो,
तो बनाएंगे बेटा एक ओवरी का डायग्राम, यानी कि अंडाशय का डायग्राम बनाएंगे बेटा, खट से बनाएंगे, एक मैच्योर ओवरी का डायग्राम बनाएंगे। आ जाओ, ठीक, आ जाओ बनाते हैं। अब इसका डायग्राम बनाते हैं बेटा तुरंत से। इसका डायग्राम देखो बहुत सिंपल है, आपको भी इसी रूल को फॉलो करना है जो मैं यहां बना रहा हूं, ऐसे बनाना है, चाहे जो हो, चाहे हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला, सबके लिए कॉमन। और एग्जाम में भी ऐसा बनाना है, सिंपल करके बनाना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना इसको। ठीक, चलो ये बन गया। अब यहां पे ऐसे बनाते जाएंगे। मैं कलरफुल बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक, ऐसा नहीं कि बस इसलिए बना रहा हूं, ताकि सब कुछ अलग है ना, हर चीज एक अलग चीज है, इस वजह से इसका हम कलरफुल थोड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से बना लेंगे, कुछ इस प्रकार से हमने बना के तैयार कर लिया। ठीक, आओ बना लिया। अब इसका बस नामकरण करते हैं, बन के तैयार हो गया, बन गया। ठीक, ये क्या है, जनन इपिथीलियम। ठीक, ये क्या है, अंदर की ओर क्या है, ये है प्राथमिक अंडाणु, प्राथमिक सॉरी पुटिका, प्राइमरी फ्लॉलिकल। ठीक, ये क्या है, ये है सेकेंडरी फॉलिकल, द्वितीयक पुटिका। फॉलिकल, ये क्या है, तृतीयक पुटिका। टर्सरी फॉलिकल। ठीक, ये क्या है, ये है ग्राफी पुटिका। ग्राफियन फॉलिकल। और ये क्या है, ये है कार्पस ल्यूटियम। ठीक, ये है कार्पस ल्यूटियम। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको इस डायग्राम को बना लेना है। यही आपका क्या है, ये है ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं, यानी कि ब्लड वेसल्स। तो ये है ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त नलिकाएं। ये है बेटा एक आपके ओवरी की काट, यही आपको डायग्राम बनाना है, सिंपल सा बन जाएगा। यस या नो, हाँ बेटा इंग्लिश लिख तो रहा हूं, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी लिख तो रहा हूं नीचे, इसलिए तो लिख रहा हूं क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी है, और कैसे लिखूं। चलें, तो ये हो गया बेटा डायग्राम आपका। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा भी क्या है, डायग्राम बेस ही है, दूसरा ही डायग्राम बेस है बेटा, बहुत अच्छा, लगभग 1000 बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। दूसरा डायग्राम क्या है, एक प्रारूपिक प्रतिपिंड प्रतिरक्षे का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाया बेटा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें कैसे बनाओगे, एक एंटीबॉडी का डायग्राम पूछा हुआ है, ठीक, आपसे पूछ रहा है कि एंटीबॉडी का डायग्राम बनाओ। ठीक, कैसे बनता है देखो, बनाने का तरीका क्या है, थोड़ा तिरछा हो जाएगा तो बर्दाश्त करना, ठीक है। ठीक, इस तरह से बनाएंगे कुछ, ठीक है।
एक ना बच्चों, बस बन गया। एक एंटीबॉडी का चित्र आपसे पूछ रहा है, ये बन गया, एक ये बन गया, और दूसरा बनाते हैं। बस यही बनाना था, ये वाई जैसा ही बनाना है, ये वाई जैसा स्ट्रक्चर ही आपको क्या करना है, बनाने की जरूरत है, जरूरत है। बस बन के तैयार। ये बन गया, ये आपका बन के तैयार है। क्या? एक एंटीबॉडी का डायग्राम बन के तैयार। क्यों, क्या है बता दो बस। ये क्या है? इसे कहते हैं भारी श्रृंखला, इसे कहते हैं भारी श्रृंखला, यानी कि हैवी चेन। ये है हैवी चेन, ठीक। और यह है बेटा लघु श्रृंखला, यानी कि लाइट चेन, लाइट चेन, ठीक। ये वाली जगह कहलाती है प्रतिजन बंधन स्थल, इसे कहते हैं प्रतिजन बंधन स्थल। थोड़ा जोश में रहेंगे बेटा। प्रतिबंध बंधन स्थल यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट। और बच्चों आपको कुछ भी नया बताने की जरूरत नहीं है, बस हो गया, बन के तैयार एक एंटीबॉडी। बताओ, अगर आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एक वाई जैसा लेटर बनाने में, तो क्या कोई दिक्कत है भैया? बन जाएगा, सिंपल सी तो चीज है, बन के तैयार है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बन जाएगा। हम आवे लगो जी आजा भाई। लाइट चेन, और इसे कहते हैं बेटा लाइट चेन और हैवी चेन। इसको L2H2 लिख सकता है, ठीक। ये क्या है बेटा? यही एंटीबॉडी का डायग्राम है, ऐसे बना देना है बस, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित को संक्षेप में लिखिए। पहला क्या है? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और दूसरा है फ्लॉक्स। क्या होता है बीओडी? इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। यह जल में उपस्थित ऑक्सीजन की उस मात्रा को प्रदर्शित करता है जो 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने में जीवाणु द्वारा उपयोग की जाती है। मैं समझा रहा हूं क्या होता है बीओडी, ठीक। क्या लिखा है? दिस इज द कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट represent the amount of oxygen present in water which is used by bacteria to decompose the organic matter present in the 1 liter of water। तो भैया मान लो 1 लीटर जल है आपके पास, इधर देखो आपके पास कितना पानी है? 1 लीटर पानी, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर पानी है, और इसमें दुनिया भर की गंदगी है, इसमें दुनिया भर की गंदगी है, पेड़ पौधे के टुकड़े हैं, अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक। अब आप चाहते हो इसको कोई खत्म कर दे, कौन खत्म करेगा? बैक्टीरिया। तो मैंने इसके अंदर बैक्टीरिया डाल दिया, इसके अंदर एक बैक्टीरिया डाल दिया, ये पीला वाला बैक्टीरिया है, तो इस पानी में बैक्टीरिया है। अब वो इसके अंदर, इस गंदे पानी के अंदर सारे अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करना चाहता है, पर उसको चाहिए ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के काम नहीं करेगा, ठीक। तो ये ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, मतलब इसको ऑक्सीजन चाहिए। जितना ज्यादा गंदगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन, और जितना कम गंदगी उतना कम ऑक्सीजन। तो भैया 1 लीटर पानी में मौजूद अपशिष्ट पदार्थ को, कार्बनिक पदार्थ को खत्म करने के लिए एक बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं? बीओडी, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। भैया एक चीज बताओ, जैसे ये पानी का सारा अपशिष्ट पदार्थ खत्म हो जाएगा, ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन मांगना बंद कर देगा, ऑक्सीजन को यूज करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग किस वजह से था? ऑक्सीजन का उपयोग था इन गंदगी को समाप्त करने के लिए। भैया मान लो बहुत गंदी कोई जगह है, तो आप कह रहे हो एक झाड़ू लाओ, एक झाड़ू से काम नहीं चलेगा, 2 झाड़ू लेकर आओ, 3 झाड़ू लेकर आओ, अच्छे सफाई होगी, 3 लोग काम करेंगे। लेकिन जब भैया पूरा साफ हो जाएगा तब आपको झाड़ू की जरूरत नहीं है। वही बात है, ये ऑक्सीजन की डिमांड करता है, इसी को क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? ऊर्वरक क्या होता है? फ्लॉक्स क्या होता है? वाहित मल उपचार संयंत्र के द्वितीयक टैंक में सूक्ष्म जीव के द्वारा कार्बनिक पदार्थ को अपघटित किया जाता है, इसलिए वायवीय जीवाणु और कवक मिलकर के संरचना का निर्माण करते हैं, इसे हम ऊर्वरक कहते हैं या फ्लॉक्स कहते हैं। क्या लिखा है? ऑर्गेनिक मैटर इन डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द सेकेंडरी टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। फॉर दिस एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगस टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लॉक्स। फ्लॉक्स, फ्लॉक्स, ठीक। क्या होता है फ्लॉक्स? देखो ये है एसटीपी। अभी मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा लास्ट में है। जैसे जो घरों का गंदा पानी होता है उसको साफ किया जाता है, एक बहुत बड़े प्लांट में एक बहुत जगह मशीनरी रहती है, उसे कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाहित मल उपचार संयंत्र। उसमें हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक। ये मान लो सारे गंदे पानी आ गए, इसमें अपशिष्ट पदार्थ आ गए,
दुनिया भर के अपशिष्ट पदार्थ आ गए हैं, गंदे पानी में है। अब इसको बैक्टीरिया नष्ट करता है। कौन बैक्टीरिया नष्ट करता है? एक एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब जो ऑक्सीजन का उपयोग करता है। लेकिन बैक्टीरिया अकेले नहीं करता है, कुछ कवक के साथ मिल जाता है, कुछ फंगस के साथ मिल जाता है। तो ये बैक्टीरिया है और साथ में कुछ फंगस ऐसे मिल गए। ये स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है? बैक्टीरिया और फंगस का स्ट्रक्चर कहलाता है फ्लॉक्स, यानी कि ऊर्डक। इसी की मदद से क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ को साफ करने का काम करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यस या नो? बहुत अच्छा। अब बच्चे जाग रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं बेटा, सब बच्चे ही जुड़े रहेंगे। तो फ्लॉक्स है, ऊर्डक है, ये इसका आंसर है। ठीक, अगला क्या है? 2012 क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा से आपका क्या अभिप्राय है? एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देकर के इसको समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय जीन थेरेपी? डिस्क्राइब विद द एग्जांपल ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। आपसे पूछ रहा है एडीएस से। जीन थेरेपी क्या है पहले सुन लो, मैं यहाँ से समझाता हूँ। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के अंदर कोई जीन खराब हो जाए, उस वजह से उसको बीमारी हो जाए। किसी व्यक्ति के अंदर कोई जीन खराब हो गया, इस वजह से उसको बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? बाहर से अच्छा वाला जीन बॉडी में डालते हैं, ताकि वो जीन क्या करे? वो अपना काम करे और व्यक्ति स्वस्थ रहे। ये एक टेम्परेरी क्या है? तरीका है। क्या है? मान लो कोई जीन है, ठीक, मान लो कोई एक जीन है जिसकी कमी की वजह से, जिसकी खराबी की वजह से किसी इंसान के अंदर कोई बीमारी हो गई, तो डॉक्टर क्या करते हैं? बाहर से वही अच्छा जीन उसकी बॉडी में डाल देते हैं, और वो अच्छा वाला जीन जाके क्या करेगा? उसकी बॉडी में सब कुछ ठीक कर देता है कुछ देर के लिए। फिर क्या करेंगे? वापस से जो खराबी होगी फिर वही जीन डालेंगे बार बार। इसी कहते हैं बेटा जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा। एक एंजाइम होता है, उसे कहते हैं एडिनोसिन डीएमिनेज, एडीए। एक एंजाइम होता है जो कि आपकी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट से बनता है। अगर बेटा वो एडीए नहीं होगा, एडीए मतलब यही एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक, अगर ये नहीं होगा तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी। तो इस एंजाइम का होना जरूरी है। पर एक बीमारी होती है जिसमें वो जीन जो कि एडीए बनाता है, एडिनोसिन डीएमिनेज बनाता है, वो खराब हो जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ था? 1990 की बात है, 4 साल की एक बच्ची थी कैलिफोर्निया में। उसको डॉक्टर ने क्या किया? उसके अंदर एक अच्छा एडीए जीन लिम्फोसाइट में डाल करके वो लिम्फोसाइट उसके अंदर डाला था। इसी को बेटा क्या कहते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, जीन चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साधन है। इस तकनीक में दोषपूर्ण जीन, मतलब जो खराब जीन के स्थान पर सक्रिय जीन, जो अच्छा जीन है, रोगी के शरीर में भेजा जाता है। जैसे 1990 में 1990 में एक 4 वर्षीय बच्ची में एडीए मतलब एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए एडीए जीन को लिम्फोसाइट में प्रवेश कराकर रोग का इलाज किया गया था। ठीक, जीन थेरेपी इज एन इंपॉर्टेंट मीन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। In this technique, the active gene is sent into the patient in the place of the defective gene. For example, in 1990, to overcome the ADA deficiency in a 4-year-old girl, the ADA gene was transferred to the lymphocyte. ठीक, बस यही क्या है? इसका तरीका है। ये बेटा एक तरीका है जिसको आपको बताना है कि जीन चिकित्सा का बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बोलो इंपॉर्टेंट है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एडीए का क्या तरीका होता है, क्या है भैया? बाहरी जीन डाल दो, यही है अच्छा जीन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? किण्वित पेय क्या है? बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं। यहां बात करेंगे बेटा थोड़ी सी हम शराब की। ठीक है, किण्वित पेय क्या है बेटा? दूर रहना, छूना नहीं, देखना भी नहीं, सूंघना भी नहीं। कोई नाम भी ले तो कान बंद कर लेना है। किसका? किण्वित पेय यानी कि शराब का। एल्कोहल कैसे बनता है आपसे पूछ रहा है। किण्वित पेय क्या है? यानी कि फर्मेंटेड ड्रिंक क्या है? हाउ आर दे प्रोड्यूस? ये कैसे बनते हैं? शराब बनाने का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। फर्मेंटेड ड्रिंक बनाने का फॉर्मूला पूछ रहा है, कैसे बनती है। ठीक है, बताने का मतलब ये नहीं है कि आज रात में तुम्हारे घर में बनने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बनाने की कोशिश, चेष्टा, सोचना, देखना तो दूर की बात है। ठीक है, तो क्या है? किण्वित पेय फलों का वह रस है जिसमें सूक्ष्म जीव के द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाते हैं? एथेनॉल यानी कि अल्कोहल का उत्पादन हो। फलों के रस को ऐसे बर्तन में रखा जाए जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट उपस्थित हो और उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, तो अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। सिंपल सी बात यह है कि एक बर्तन लिया जाए और उसमें फल का रस रख दिया जाए। कोई फल का रस रख दिया जाए बेटा, सेब का, अंगूर का, महुए का, कोई फल का रस रख दिया जाए किसमें? यहाँ पे, और इसको इस तरह से बंद किया जाए कि ऑक्सीजन ना पहुंचे, और इसमें एक सूक्ष्म जीव डाल दें बेटा, उसका नाम है यीस्ट। नूराओं का बेटा आपने नाम यीस्ट, एक कवक है यीस्ट। यीस्ट डाल के इसको छोड़ दिया जाए तो ये बनाना शुरू कर देता है क्या? अल्कोहल। और अल्कोहल बनने की प्रोसेस जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं या फिर फर्मेंटेशन कहते हैं। तो भैया किण्वन द्वारा, फर्मेंटेशन द्वारा जो बनाया जाता है फलों के रस से अल्कोहल, उसी को हम क्या कहते हैं? किण्वित पेय कहते हैं, फर्मेंटेड ड्रिंक कहते हैं। ठीक, वही लिखा बेटा, फर्मेंटेड ड्रिंक द फ्रूट जूस इन विच एथेनॉल यानी कि अल्कोहल इज प्रोड्यूस बाय द
माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक, फ्रूट जूस शुड बी केप्ट इन अ वेसल, मतलब एक बर्तन में रखा जाए। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट आर प्रेजेंट विच प्रोड्यूस अल्कोहल इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आई बात समझ में? देखो बच्चा खुश हो गया, कमेंट मुझे दिखाने लगा। ठीक, मुझे बोतलें दिखाने लगा, तुम्हारी पिटाई करूंगा। ठीक, सलाम हम पीने बानी गुरुजी। अरे भैया तुम महान हो। अगला क्या है, किसी भाई बार बार बता रहा हूं, ये सब चीजें आपको इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आपको इससे दूर रहना है, इसको आपके पास बुलाने के लिए नहीं पढ़ाई जा रही मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला क्या है, किसी 4 यौन संचित रोग का नाम लिखिए, उनके कारक रोगाणु के साथ लिखिए। बेटा सिर्फ नाम लिखना है, एक ऐसी बीमारी का जो यौन संचरित रोग है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। राइट द नेम ऑफ एनी 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज अलॉन्ग विद देयर कॉस्टिव एजेंट। ठीक, ऐसी कोई भी डिसीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, मतलब एक महिला से पुरुष के अंदर या एक पुरुष से महिला के अंदर शारीरिक संबंध बनाने के दौरान, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान फैल जाए, उसी बीमारी को हम कहते हैं यौन संचरित रोग, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। शॉर्ट में कहते हैं बेटा एसटीडी, शॉर्ट में कहते हैं बेटा एसटीडी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। 4 का नाम पूछा है बेटा, बता दो। पहला है गोनेरिया, किससे होता है? निसेरिया गोनोरी से। बीमारी का नाम क्या है बेटा? गोनोरिया। और किससे होता है? निसेरिया गोनोरी से। ठीक, दूसरी बीमारी का नाम क्या है? सिफिलिस, किससे होती है? ट्रेपोनस पैलिडम से। ठीक, सिफिलिस नाम की बीमारी है ट्रेपोनस पैलिडियम से। अगला क्या है? एड्स, सब जानते हैं, एचआईवी। ठीक, एचआईवी से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से। यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस, किससे होता है? हेपेटाइटिस वायरस से, हेपेटाइटिस वायरस से। ये 4 ऐसे रोग हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। ये है रोग के नाम और ये है उस रोग को करने वालों के नाम। ठीक, ये उनके करने वाले के नाम। 4 का बताना है बेटा, ऐसी डिसीज जो फैलती है किससे? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब लैंगिक संसर्ग के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी बीमारी को हम क्या नाम देंगे बबुआ? इसे कहते हैं एसटीडी। चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। बंध्याकरण क्या है बेटा? अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना जरा। अपनी जो ही आपके पास बुक्स हैं, मतलब बुक्स इन द सेंस जो आप एग्जाम के टाइम यूज करते हो, जिसे आप क्वेश्चन बैंक कहते हो, गेस्ट पेपर कहते हो, उसमें ये क्वेश्चन इतना गलत लिखा है, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, अगर उसको आप छापोगे एग्जाम में पूरा काट देगा। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद देखा, जब मैं इस क्वेश्चन को तैयार कर रहा था तो मेरी नजर पड़ी कि मैं देखा कि जितनी भी यहाँ पे आपके साथ गेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें सबने गलत छाप के रखा हुआ है। ठीक, पता नहीं क्या क्या बताया हुआ है, पर बंध्याकरण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द स्टेरिलाइजेशन मेंशन इन मेथड। आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है बंध्याकरण, मतलब क्या है? किसी भी जीव की जनन क्षमता को समाप्त करना, संतान उत्पन्न करने की क्षमता को समाप्त करना ही क्या होता है? बंध्याकरण होता है, स्टेरिलाइजेशन होता है। आपको मैंने चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया हुआ है, जिसका नाम है सेक्सुअल हेल्थ, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें बताया था कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, एक गर्भ निरोधक उपाय होता है जो परमानेंट होता है, जिसको हम कहते हैं शुक्रवाहिका उच्छेदन, यानी कि वैस्कोटोमी। और एक होता है अंडवाहिनी उच्छेदन, यानी ट्यूबेक्टोमी, यानी पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। उसी के बारे में पूछ रहा है बस। ठीक, तो शल्य क्रिया द्वारा मानव में स्थायी गर्भ निरोधक की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? बंध्याकरण कहते हैं। याद रखना भैया, इसके प्रमुख रूप से 2 साधन होते हैं। द प्रोसेस ऑफ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन इन ह्यूमन थ्रू सर्जरी इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। इट मेनली हैज 2 मीन्स। इसके 2 तरीके होते हैं। पहला क्या है? शुक्रवाहिका उच्छेदन, इसे पुरुष नसबंदी कहते हैं, जिसमें शुक्रवाहिका को काट करके बांध दिया जाता है। ठीक, वैस्कोटोमी बेटा, दिस इज कॉल्ड वैसेकोटोमी इन विच द वास्ट डिफरेंस आर कट एंड टाइड, काट के बांध दिया जाता है बस। अगला क्या है? अंडवाहिनी विच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी। ये तो नीचे भाग गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अभी पीडीएफ जाएगा उसमें पूरा आ जाएगा, पढ़ दे रहा हूं, सुन लो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल स्टेरिलाइजेशन इन विच द फेलोपियन ट्यूब आर कट एंड टाइट दिखा है बेटा। ठीक, ये आ गया, इस वजह से दिख नहीं रहा है, पर अभी पीडीएफ जाएगा तो उसमें एकदम ठीक रहेगा। ठीक है, परेशान ना होना। ये क्या है? यही बंध्याकरण बेटा, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बताता हूं, आपकी किताबों में कहीं कहीं गलत लिखा हुआ है, सबकी बात नहीं करना, पर अधिकांश में गलत छपा हुआ है, तो इसका विशेष ध्यान रखना। अगला बेटा, कार्पस ल्यूटियम का क्या कार्य है? कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? जरा डायग्राम पे आओ, खट से देखो। एक डायग्राम ही बनाया था, पहले दिखाता हूं आपको। कार्पस ल्यूटियम ये बनाया था, यहां देखो क्या लिखा है, कार्पस ल्यूटियम। तो सुनो, ये प्राथमिक पुटिका जो होती है, प्राइमरी फॉलिकल, इसके अंदर बनता है क्या? फीमेल गैमिट। क्या बनता है? फीमेल गैमिट, यानी कि मादा युग्मक। तो ये 14वें दिन पर, 14 डे पर ऐसे ये फट जाता है ग्राफियन, और ये बाहर निकल आता है। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, यही क्या बन जाता है? बन जाता है कार्पस ल्यूटियम। और ये क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन को बाहर निकालता है, जो कि एक हार्मोन है
जो कि गर्भाशय का अंतः स्तर यानी कि जो यूट्रस होता है उसका एंडोमेट्रियम को बनाए रखने का काम करता है। तो वही के बारे में पूछ रहा है, वही कार्पस ल्यूटियम के बारे में चर्चा कर रहा है कि कार्पस ल्यूटियम क्या होता है। ठीक, क्या होता है कार्पस ल्यूटियम। ठीक, तो ये ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिससे प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन है। और ये क्या करता है, ये जो यूट्रस होता है गर्भाशय, इसकी जो सबसे अंदर की लाइनिंग होती है उसे कहते हैं इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम को टूटने से रोकता है, इसको बनाए रखने का काम करता है। वही लिखा हुआ है कार्पस ल्यूटियम अंडाशय में अंडोत्सर्ग के बाद, ओव्यूलेशन के बाद बनने वाली संरचना है जो प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण करता है, जिसका कार्य गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखना होता है। बस ये इसका आंसर है। द कार्पस ल्यूटियम इज द स्ट्रक्चर फ्रॉम इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन दैट सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, वेयर नहीं, हुज फंक्शन इज टू मेंटेन यूटेराइन इंडोमेट्रियम। ये आपका आंसर होगा। सिंपल बेटा, लघु उत्तरीय है, शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट में ही आंसर देंगे, उसको लॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटीन का क्या प्रभाव बेटा? निकोटीन जानते हैं, जो भी तंबाकू होता है, खैनी रगड़ते हैं कुछ लोग धुआं उड़ाते हैं। ठीक, तो ये जो सारा सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है, इनसे पहली बात तो दूरी रखनी भैया। पढ़ाई का मतलब यही तो होता है, हमको पता है क्या सही क्या गलत है, और जब पता हो कि चीज़ गलत है तब भी करना, फिर इसी को बेटा बेवकूफ़ी कहते हैं। हमको पता है जो चीज़ खतरनाक है, जो चीज़ गलत है, उसका बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ठीक, चाहे वो फिर कोई भी नशीला पदार्थ हो। ठीक, तो यहाँ पे निकोटीन क्या पूछ रहा है? निकोटीन क्या होता है, मिलता कहाँ पे है? टोबैको की लीफ में, तंबाकू के पौधे में। ठीक, जब भी कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, तो उसमें निकोटीन नाम का एक पदार्थ मिलता है जो कि शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। वही पूछ रहा है क्या नुकसान करता है। ठीक, हालांकि इसका एक काम क्या होता है, ये एक प्रकार का उत्तेजक है। जब भी कोई व्यक्ति इसको ग्रहण करता है तो उसको ऐसा फील होता है उसके अंदर एनर्जी आ गई है, पर वो ऐसा सिर्फ फील कराता है, पर इसके नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं, लोग इसीलिए खाते पीते हैं इसको। ठीक, क्या लिखा हुआ है? निकोटीन एक उत्तेजक पदार्थ है जो कि तंबाकू से प्राप्त होता है। यह तंत्रिका तंत्र, हृदय परिसंचरण तंत्र, वृक्क पर दुष्प्रभाव डालता है। यह कैंसर कारक होता है और मुंह और फेफड़े कैंसर का प्रमुख कारक है। तो भैया कैंसर करता है, तो इससे जितना बच के रहें उतना अच्छा है। क्या लिखा है? निकोटीन इज अ स्टिमुलेंट सब्सटेंस। स्टिमुलेंट मतलब जो उत्तेजना देता है, अचानक से एनर्जी देता है। ठीक, obtained from tobacco. It has adverse effect on the nervous system, heart vasculatory system या किडनी, and it is carcinogen. carcinogen मतलब जो कैंसर करता हो, and mainly cause cancer of the mouth and lungs. खतरनाक चीज होती है निकोटीन भैया, इससे जितना दूर रहो उतनी अच्छी बात है। आई बात समझ में? हाँ बेटा, थोड़ा स्पैम वगैरह ऐसे कमेंट मत करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, चलो अगला क्या है? शुक्राणु जनन तथा अंड जनन के बारे में लिखो। ठीक, राइट अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या होता है, पहले देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। भैया सुनो, जब भी कोई लड़का या लड़की 11-12 साल की उम्र पहुंचता है तो उसके अंदर दो चीजें बनना शुरू हो जाती है। लड़का है तो मेल गैमिट यानी कि नर युग्मक बनता है, और लड़की है तो उसके अंदर फीमेल गैमिट यानी मादा युग्मक बनना शुरू हो जाता है। नर युग्मक यानी मेल गैमिट बनने के प्रोसेस को कहते हैं शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, और मादा युग्मक लड़की के अंदर बनना शुरू होता है तो उसे हम कहते हैं अंड जनन या फिर oogenesis। ठीक, तो ये दो चीज पूछ रहा है। तो पुरुषों में किशोरावस्था में बेटा, किशोरावस्था मतलब भाई 11 से 12 साल की उम्र, किशोरावस्था में आने पर शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 शुक्राणु बनते हैं। तो 4 शुक्राणु बनते हैं एक बार में, किससे? मियोसिस से, अर्धसूत्री विभाजन से। इन मेल्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड रीचिंग एडोलेसेंस एट रीचिंग एडोलेसेंस मतलब होता है भाई किशोरावस्था, इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इन द प्रोसेस 4 स्पर्म आर फॉर्म्ड थ्रू मियोसिस। ठीक, स्त्रियों में किशोरावस्था में पहुंचने पर बेटा, स्त्री बोल दिया मतलब लड़की। ठीक है, स्त्रियों में किशोरावस्था में पहुंचने पर मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं। यह सभी प्रक्रिया हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। क्या लिखा है? इन फीमेल्स ऑन रीचिंग एडोलेसेंस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट इज एग इज कॉल्ड oogenesis. ऑल दिस प्रोसेस आर कॉल्ड oogenesis एंड कंट्रोल्ड बाई हॉर्मोन्स। ठीक, यही क्या है इसका राइट आंसर। आ रहा है बच्चों समझ में? अगर आ रहा है तो मुझे जरा एक बार फिर वही चीजें फिर से डाउन होने लगे, तुम्हारा जोश ठंडा हो जाता है भाई। ये इस उम्र में जोश का ठंडा होना अच्छी बात नहीं भैया, थोड़ा जोश दिखाते रहो, कमेंट में आ जाओ। तो भैया अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है किसी एक उदाहरण के साथ पृथक्करण के नियम को समझाएं बेटा। मेंडल का सेकंड लॉ पूछ रहा है आपसे, मेंडल का दूसरा नियम पूछ रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विथ एनी एग्जांपल। क्या है? इस नियम के अनुसार जीव में युग्मक निर्माण के दौरान एलील के जोड़े पृथक होकर अपने अलग अलग युग्मकों में वंशागत होते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे में F2 पीढ़ी में 3:1 के लंबे और बौने पौधे देखा जो इस नियम की पुष्टि करते हैं।
ठीक, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पेयर्स ऑफ एलील इन द ऑर्गेनिज्म सेपरेट ड्यूरिंग क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन एंड आर इनहेरिटेड टू डिफरेंट गैमेट। मेंडल ऑब्जर्व टाल एंड डॉर्फ प्लांट्स in the ratio of 3:1 in the F2 generation of pea plant which confirm this rule। सिंपल बात बेटा, देखो एक था भैया F1 प्लांट, आपको याद होगा F1 पीढ़ी के प्लांट ऐसे होते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक ये वाले, ठीक उसके अंदर लंबे और बौने, टॉल और डॉर्फ दोनों पौधे के थे। आपने पढ़ा है बेटा, यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया हुआ है और ऐप पे भी आप जानते हैं इसके बारे में। तो अब जब इसके अंदर युग्मक बनेगा गैमीट, तो एक कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा, बस यही तो बताना चाहते हैं, यही तो बताना चाह रहे थे कि जब भी कभी युग्मक बनता है, जब भी कभी गैमेट बनता है, तो दोनों ये जो जोड़ा होता है एलील का यानी कि जीन का, वो सेपरेट हो जाता है, पृथक हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है। यही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। बस ये इसका डिफिनेशन, ये उसका एग्जाम्पल, खत्म कहानी। ठीक, चलो 16 नंबर, बड़े सिंपली हम दौड़ते हुए यहां पे आगे बेटा, क्या है रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस में अंतर स्थापित करें। भैया आपने पूर्वज के बारे में पूछ रहा है, जो हमारा सबसे पहला पूर्वज था, जो कपी था, उसका नाम क्या था भाई, उसका नाम था ड्रायोपिथेकस, और उससे जो इवॉल्व होके बना, उससे जो विकसित होके बना, उसका नाम था रामापिथेकस। तो दोनों में अंतर पूछ रहा है क्या होता है। तो भैया ड्रायोपिथेकस क्या था, ड्रायोपिथेकस या प्रथम मानव पूर्वज था, पहला इंसान का पूर्वज था, जो कि कपी की भांति था, बंदर कपी की तरह, कपी की भांति था, एप्स लाइक, और कभी कभी द्विपद गमन करता था, कभी कभी दो पैर पे चलता था। ये पेड़ पे रहता था, चार पैर पे ही चलता था, फिर कभी कभी ऐसे दो पैर पे आ जाता था। क्या हो रहा है यहाँ पे, दो पैर पे हो जाता था। ठीक, यह मानव और कपी का पूर्वज था। इसकी कपाल गुहा का आयतन 400 सीसी था। ठीक, तो भैया आप जानते हैं कि जितने भी दुनिया में इंसान हैं और जितने भी कपी हैं, मतलब गोरिल्ला हो गया, ओरेंगुटान हो गया, इनका पूर्वज एक ही था। कौन था, वो था ड्रायोपिथेकस। इट वाज द फर्स्ट ह्यूमन इंसेस्टर विच वाज लाइक एन एप, एप मतलब वही कपी, एंड समटाइम्स डिड बाइपेडिज्म, मतलब दो पैर पे चलता था। इट वाज द इंसेस्टर ऑफ ह्यूमन एंड एप्स। द वॉल्यूम ऑफ इट्स क्रेनियल कैविटी, मतलब इसके दिमाग का आयतन कितना था बेटा, 400 सीसी। बेटा सीसी मतलब यहाँ पे है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, बाइक वाला सीसी नहीं है। रामापिथेकस क्या बेटा, यह मनुष्य की भांति था, इंसान के जैसा था, जिसमें अधिक द्विपदगामन था, ज्यादा चलता था दो पैर पे। या बंदर और मानव का पूर्वज था। जितने भी बंदर हैं, जितने भी इंसान, उनका पूर्वज क्या था बेटा, रामापिथेकस था। इसकी कपाल गुहा का आयतन 500 से 600 सीसी था। रामापिथेकस इट वाज द ह्यूमन लाइक विथ ग्रेटर बाइपेडिज्म, मतलब ये क्या होता है, बाइपेडिज्म चलता है, दो पैर ज्यादा चलता था। इट वाज द इंसेस्टर ऑफ मंकीज एंड ह्यूमंस एंड द वॉल्यूम ऑफ इट्स क्रेनियल कैविटी वाज 500 टू 600 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, तो बस छोटा छोटा बताएंगे बेटा। ठीक, कोई डायग्राम ना बनाना इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 आपका क्वेश्चन क्या है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो उसका, वरना कहोगे स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं दिया। उसका पीडीएफ जाएगा, आपको पता है पीडीएफ जाएगा, उससे परेशान ना होना। तो बाएं स्थान पर संरक्षण का प्रकाश डालें। ठीक, हाईलाइट एक्सिटू कंजर्वेशन। ठीक, जैसे मान लो, मेरी बात सुनो, अगर मान लो कोई एक ऐसा जानवर है आपके पास, मान लेते हैं एक सफेद रंग का शेर आ गया, ठीक, सफेद शेर आ गया, सफेद चीता, सॉरी सफेद टाइगर आ गया, व्हाइट टाइगर आ गया। अब इस व्हाइट टाइगर को आपको बचाना, आप जानते हैं इसकी खाल बहुत महंगी है, तो शिकारी लोग इसको मार देंगे, तो आप कैसे रखोगे। तो दो तरीका है, एक तरीका क्या है, एक जंगल का एरिया फिक्स करो और उसमें इसको छोड़ दो, तो वहीं अपना खाता पीता पड़ा रहेगा। तो शेर कहाँ रहता है, चीते कहाँ रहते हैं, जंगल में तो रहते हैं। तो जो जिस जगह पे रहता है, अगर उसी जगह पे छोड़ दोगे, उसी स्थान पे, तो उसे क्या कहोगे, उसे कहोगे इन सिटू, स्वस्थानी। लेकिन मान लो एक ही चीता बचा हुआ, हम जानते उसको वहां रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम उसको वहां से उठा के लाके पिंजड़े में रख दिए, उसको उठा के वहां से पिंजड़े में लाके रख दिए। पिंजड़े में कोई चीता नहीं रहता है, एक्चुअल जगह क्या है बेटा, उसके जंगल। तो जो जहां रहता है वहां से हटा के कहीं रख देंगे, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी कि एक्स-सिटू। ठीक, क्या लिखा है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का आशय पौधे अथवा जंतु को उनके प्राकृतिक आवास या मूल वातावरण से बाहर एक अलग स्थान पर संरक्षित करना होता है। मान लो जो जहां पर रहता है उससे अलग हटा के, एक मछली तालाब पर रहती है, उसको लाके आपने एक बोतल में रख लिया अपने, ठीक, बचाने के लिए। तो बोतल में तो कोई मछली नहीं रहती है, पर आपने बचाने के लिए रख दिया है, तो इसे क्या कहोगे, एक्स-सिटू। ठीक, वह लिखा एक्स-सिटू कंजर्वेशन मीन्स preserving plants or animal at a different place outside their natural habitat or native environment such as seed bank, gene bank, etc. ठीक, तो भैया ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। सीड बैंक क्या है, जैसे एक पौधा है, पौधे कहाँ रखा जाता है, पौधे कहाँ रखा जाता है, जमीन पर रखा जाता है, मतलब उगाया जाता है जमीन पर। इसके क्या होते हैं भैया, बहुत ज़्यादा आप क्या बना सकते हो, जंगल होंगे या गार्डन होंगे। पर मान लो एक ऐसा पौधा है, हम जानते हैं कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा, उसके बीज को उठा के हमने एक डिब्बे में करके रख दिया हमेशा के लिए। ठीक,
लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, तो कहाँ रखते हैं बेटा, उसे कहते हैं बीज बैंक, ठीक, यानी कि सीड बैंक, तो वहां रख दिया। अब भैया कोई बैंक घर के अंदर बीज तो नहीं रखा जाता, तो जमीन से बिलोंग करता है, तो जो जहां रहता है उसकी जगह से हटा के रखेंगे तो उसी क्या कहेंगे, एक्सीटू कहते हैं, ठीक। चलो आइए 18वां क्वेश्चन आ गया बेटा हमारा लघु उत्तरी का। लघु उत्तरी का क्या शॉर्ट आंसर का 18वां क्वेश्चन आ गया है, मानवों में मादा यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाइए। बस डायग्राम पूछा हुआ बनाते हैं। डायग्राम बनाने में क्या जाता है, एक बच्चे ने कल पूछा भी था, सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम नहीं आ रहा है हमको समझे। लो भैया मैं ऐसा क्यों कर देता हूँ, ये क्यों बनाता हूँ क्रॉस, क्योंकि इससे पता चल जाता है इधर उधर भागेगा नहीं। आप भी जब भी डायग्राम बनाना तो ऐसे इसको बना लेना, बाद में मिटा देना, बाद में इसको मिटा दिया करो। तो इसको बनाने से क्या फायदा होता है, आपको पता चल जाता है कि कहां से कहां रहेगा, कहां घुमाना है, ठीक रहता है थोड़ा बस। बाकी अगर आप इसके बिना ही बना सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। ठीक, ये बन गया, ठीक, चलो ये बन गया। अब आओ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ठीक, ये डायग्राम है। और इसको क्या करते हैं, इसकी नाम लिखते हैं, कौन का पार्ट क्या कहलाता है। ये है आपका अंडवाहिनी, मींस फैलोपियन ट्यूब, ठीक। ये है आपका अंडाशय यानी कि ओवरी, ओवरी, ठीक। ये पूरा पार्ट क्या है, ये है आपका यूट्रस यानी कि गर्भाशय, ठीक। ये वाला कहलाता है गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स, ठीक। और ये कहलाता है बाह्य जनन अंग, या ये कहलाता है आपका योनि, वेजाइना, ठीक। तो यहां पे इतने आपको इसको नंबर करना है, बस हो गया। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनकर तैयार हो गया, बना के तैयार हो गया, बस कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, इतना ही आपको बताना है। बहुत डिटेल नहीं कि इंडोमेट्रियम है, ये सब कुछ नहीं। शॉर्ट में पूछा है, एक ऐसा डायग्राम बनाओगे पूरे नंबर मिल जाएंगे, कुछ और नहीं करने की जरूरत है आपको, ठीक, कुछ भी नहीं करना है। हाँ थैंक यू भैया, मन का राजा, ठीक, मन का राजा जो है हर चीज पर क्या कर रहा है, अप्रिसिएट कर रहा है, धन्यवाद भाई, ठीक। बाकी समझ आ रहा है बच्चों को, वेरी गुड बेटा। तो ये बन के तैयार हो गया, क्या ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र है, ठीक, बन गया। चलो अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ये है आपका लॉन्ग आंसर, ठीक। आज हमने शॉर्ट आंसर देख लिए ढेर सारे, अब दो लॉन्ग आंसर भी देखेंगे, डायग्रामेटिक भी देख लिया बेटा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा हमारा, बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। हम क्या करेंगे बेटा, हर सेशन में थोड़े थोड़े लॉन्ग आंसर को भी लेके चलेंगे, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि लॉन्ग आंसर बेटा कम ही पूछते हैं, मतलब एज कंपेयर टू शॉर्ट आंसर। तो अगर शॉर्ट आंसर के कंपेयर में देखा जाए कम पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, वरना अगर हम ज्यादा 5-10 पढ़ा देंगे आपको लिखने में दिक्कत होगी और समझने भी। हम लोग के साथ बने रहिए, सब कुछ हो जाएगा। बस वही चीज है भैया, आपको हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा, इसका कोई आपके पास तोड़ नहीं। कोई ऑप्शन अगर होता तो वो कर लिया जाता, पर मेहनत का कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास, ठीक। तो वाहित मल क्या है, इसके उपचार की किसी एक विधि का संक्षिप्त विवरण दें, ठीक। आपसे पूछ रहा है वाहित मल क्या होता है, तो क्या लिखे, व्हाट इज सीवेज, गिव एन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन मेथड ऑफ देयर ट्रीटमेंट। तो कैसे शुरू करेंगे, पहले बताओ कि बड़े बड़े शहरों व कस्बों में घरों से निकलने वाला मनुष्य का मल व नालियों में बहने वाला गंदा जल पानी वाहित मल कहलाता है। इस वाहित मल को सीधे किसी नदी या झरने में डालना हानिकारक होता है, ठीक है। इन बिग सिटीज, ठीक, and towns, human excreta coming out of house and dirty water flowing in the drains are called sewage. It is harmful to dump this sewage directly into a river or spring because क्यों, क्योंकि अब बेटा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ये पैराग्राफ लिखेंगे फिर दूसरे पे आ जाएंगे, और हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे फिर दूसरे पे आ जाएंगे, ठीक।
क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है जो जल को दूषित करती है, इसमें रोगजनक रोगाणु होते हैं, इसमें हानिकारक भारी धातुएं होती हैं, वाहित मल जलाशयों को प्रदूषित कर देता है। इसलिए शहरों में वाहित मल का उपचार करने के लिए बड़े बड़े वाहित मल संयंत्र बनाए गए हैं जो पानी को प्रदूषण मुक्त करने के काम आते हैं। ठीक, क्या लिखा है? इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच कंटामिनेट द वाटर। कंटामिनेट मतलब प्रदूषित करना। ठीक, इट कंटेन्स डिसीज कॉजिंग जर्म्स, इट कंटेन्स हार्मफुल हैवी मेटल्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, sewage polluted water bodies. Therefore, large sewage plants have been installed in the cities to treat sewage which are used to make water pollutant free. ठीक, तो ये बेटा इसका दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा इसको हम बड़े करके लिखेंगे। वाहित मल उपचार के लिए 2 चरण होते हैं। देयर आर 2 स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। पहला क्या है? प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक, इसमें वाहित मल को भौतिक रूप से उपचारित किया जाता है। इसमें निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन और अवसादन सेडिमेंटेशन विधि का उपयोग करके छोटे छोटे ठोस कणों को अलग किया जाता है और इसे भिन्न भिन्न चरणों से अलग किया जाता है। इन दिस सीवेज इज फिजिकली ट्रीटेड इन दिस लार्ज एंड स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स आर separated using filtration and sedimentation method. These are separated in different स्टेज। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है, मतलब नीचे बैठा दिया जाता है निस्यंदन के द्वारा, और इसके बाद ग्रिट अर्थात छोटे छोटे पत्थर टुकड़े को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। ठीक, क्या लिखा है? इनिशियली द फ्लोटिंग लिटर इज रिमूव्ड बाय द सीक्वेंशियल कंट्रोल। आफ्टर दिस द ग्रिट मतलब जो टुकड़े वगैरह होते हैं मिट्टी के, स्मॉल के, स्टोन के, इज रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन। ये बेटा इसका अगला क्या है? टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है इसका? इसी पार्ट का, सभी ठोस जो नीचे बैठ जाते हैं प्राइमरी स्लज बनाते हैं और तैरता प्राथमिक बहिस्राव को हम क्या कहते हैं? कहलाता है, क्या कहलाता है? हाँ, प्राथमिक बहिस्राव कहलाता है, प्राइमरी इन्फ्लुएंट कहलाता है। अब प्राइमरी इफिशिएंट को प्राथमिक सेटलिंग टैंक में द्वितीयक उपचार के लिए भेजा जाता है। ठीक, ऑल द सॉलिड विच आर सेटल डाउन एंड फॉर्म प्राइमरी स्लज आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्राइमरी इफ्लुएंट। नाउ द प्राइमरी इफ्लुएंट होगा बेटा यहाँ पे, effluent is taken from the primary settling tank to the secondary treatment। इसमें बहिस्राव को वायवीय टैंक में ले जाया जाता है और इसे किसी यंत्र द्वारा हिलाया जाता है और इसमें बहिस्राव में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों को वायवीय जीवाणु गठित कर देते हैं, जिससे जीवाणुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो जाती है और ये एक झुंड बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ओडक या फ्लॉक्स कहते हैं। इन दिस द इफ्लुएंट इज ट्रांसपोर्ट थ्रू द एरोबिक टैंक्स एंड इट इज स्टेयर्ड बाय सम डिवाइस। ड्यू टू दिस द ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन द effluent are decomposed by aerobic bacteria, due to which the number of bacteria increase rapidly and they form a flux which is called flux। ठीक, ये लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि भैया अगर आपको 5 नंबर लेना है तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, छोटे 2 लाइन लिख के तो हो नहीं पाएंगे। ठीक, अगला इसका पॉइंट क्या है? कवक के तंतु जीवाणु के साथ मिलकर ऊर्जा निर्मित करते हैं। इस प्रकार कार्बनिकों को ये जीवाणु तेजी से कम करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को नष्ट करते हैं। इसके कारण बहिस्राव की बीओडी भी क्या होती है? घटने लगती है। बीओडी घटेगी, मैंने कहा ना, जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थ खत्म होता है बीओडी क्या होता है? ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है। ठीक, द फिलामेंटस ऑफ फंगस कंबाइंड विद द बैक्टीरिया इज प्रोड्यूस एनर्जी। इन दिस वे these bacteria reduce the organic material rapidly, due to which the BOD of the water effluent also start decreasing। सक्रिय अपवंक को अवायवीय जीवाणु टैंक में प्रवेश कराया जाता है। अवायवीय टैंक को अवायवीय अपवक संपाचित्र कहा जाता है। संपाचित्र होगा बेटा, भाई मैं कहूँ गड़बड़ चीज लिख गया। कहा जाता है अवायवीय जीवाणु अपंक को अवघटित करते हैं और मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड व CO2 गैस अपघटन से प्राप्त होती है। ठीक, वही लिखा बेटा। द एक्टिवेटेड स्लज इज फेड इनटू द एनारोबिक टैंक। एनारोबिक टैंक्स आर कॉल्ड एनारोबिक एस्पेटिक टैंक और एरोबिक बैक्टीरिया वर्क ऑन द डिकम्पोज स्लज। मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 गैस आर ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक लिखेंगे। इसका थोड़ा बड़ा है, मैंने कहा ना, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको ऐसे बड़ा क्यों लग रहा है? क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों है। आप लिखेंगे आपके 1.5 पेज में आ जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड व CO2 गैस अपघटन से प्राप्त होती है, इसे बायोगैस कहते हैं। मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 गैस आर ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन एंड दिस प्रोड्यूस बायोगैस। ठीक, या डंग गैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। इस गैस का उपयोग रोशनी करने, खाना बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार उपचारित पानी में प्रदूषक की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, जिससे अब किसी भी नदियों में छोड़ा जा सकता है। ठीक, दिस गैस इज यूज्ड टू लाइटनिंग एंड कुकिंग। वेरी लेस अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट आर फाउंड इन दिस वाटर दस ट्रीटेड विच कैन नाउ बी poured into any rivers and streams। ठीक, बस हो गया, इतनी चीज हो गया। अब देखो मैं आपको चीज दिखाता हूं। अब इसका एक डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूं। अगर आपसे बने, अगर बच्चा आपसे डायग्राम बन जाए तो समझ जाओ आपके नंबर में
इजाफा होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे नंबर मिले बेटा, आप जानते हो आपने भी अच्छा किया और एक टॉपर ने भी अच्छा किया, तो आखिर टॉपर ने ऐसा क्या कर दिया कि उसको ज्यादा नंबर मिल गए और आपको कम नंबर मिले? वो चीजों को और अच्छे से प्रेजेंट करता है। तो जरा आप भी सीखो, आप इसका डायग्राम बना लो, पूछे ना पूछे, अगर आप डायग्राम बनाओगे भैया एग्जामिनर के ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस पड़ेगा कि बच्चा तो बहुत तेज है, इसको तो डायग्राम तक पता है। तो इसका डायग्राम बनाने में क्या दिक्कत है, अगर छोटे छोटे डायग्राम ही तो हैं। बना लेते हैं इसके डायग्राम को भी, कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक, ऐसे डायग्राम बना लें। ठीक, यहां दिखा दो, ऑक्सीजन अंदर आ रही दिखा दो। ठीक, बता रहा हूं क्या करना है। ठीक, यहां कुछ ऐसे दिखाओ, बता रहा हूं क्या दिखाना है। बन गया। ठीक, यहां क्या लिखो, वायवीय जीवाणु, यानी एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक, यहां पे क्या लिखूं, जगह यहीं लिख देता हूं, अवायवीय जीवाणु। ठीक, यानी कि एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक, और यहां दिखाओ पानी से बाहर निकल रहा है, साफ होकर पानी बाहर निकल रहा है, ये दिखा दो बस। ठीक, इस तरह से दिखा दो पानी बाहर निकल रहा है, और यहां दिखा दो आपने बायोगैस प्रोड्यूस की। ठीक, इसे दिखा दो प्राथमिक टैंक, प्राइमरी टैंक, और इसको दिखा दो द्वितीयक टैंक। बन गया भाई, जो बताया उसकी का डायग्राम बन गया। सेकेंडरी टैंक, तो क्या आप में से कोई ऐसा डायग्राम बना सकता है? क्या ये डायग्राम बना सकता है? ये पूरा डायग्राम किसका है? ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, यानी एसटीपी का डायग्राम है, वाहित मल उपचार संयंत्र का, जो आपने लिखा। अब ये आपके क्वेश्चन को 4 चांद लगा देगा, पूरे नंबर देने से कोई माई कला रुक नहीं पाएगा। ठीक, डायग्राम बन जाएगा। वेरी गुड भैया। चलो तो भैया लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है, पर परागण को परिभाषित करें और पर परागण के विभिन्न अभिकर्मों का नाम लिखें। क्या लिखा है, डिफाइन क्रॉस पॉलिनेशन, राइट द वेरियस रीएजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक, आप जानते हैं कि कोई फूल जो होता है, कोई पुष्प जो होता है, वेरी गुड भैया बन जाएगा, कोई पुष्प जो होता है वो क्या करता है, उसके मेल गैमीट को, परागकण को फीमेल पार्ट तक लेकर जाना पड़ता है, वर्तिकाग्र तक लेकर जाना पड़ता है, स्टिग्मा तक लेकर जाना पड़ता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। आपसे पूछ रहा है परपरागण, तो परपरागण क्या है बेटा, इस क्रिया को एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिका पर पहुंचते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन, इन दिस प्रोसेस द पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर रीच द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। मेथड्स ऑफ क्रॉप पॉलिनेशन क्या है बेटा, पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर्ड टू मीन्स ऑफ मीडियम टू रीच द स्टिग्मा, दिस मीन्स आर कॉल्ड पॉलन एजेंट। ठीक, पर परागण की विधियां भी होती हैं कुछ। ठीक, परागकणों को वर्तिका पर पहुंचने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है, इन साधनों को कर्मक कहते हैं। ठीक, वही चलेगा बेटा, पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर्ड टू मीन ऑफ मीडियम टू रीच द स्टिग्मा, दिस मीन्स आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टर्स। ठीक, ट्रांसपोर्टर्स। अगला क्या लिखा बेटा, ये कर्मक मुख्यतः 5 प्रकार के हो सकते हैं बेटा। कौन कौन सी चीजें लेकर जाती हैं, कौन कौन चीजें ले जा सकती हैं? पहला क्या है, जल लेकर जा सकता है। जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, जल द्वारा परागण कहते हैं। ठीक, जैसे वेलेस्नेरियम होता है। ठीक, पॉलिनेशन बाई वाटर, व्हेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द वाटर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, एग्जांपल वेलेस्नेरियम होता है। बस ये छोटा लिखोगे। वायु द्वारा परागण, जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, वायु द्वारा परागण कहते हैं, जैसे मक्का में, गेहूं में। ठीक, व्हेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द विंड, इट इज कॉल्ड एनिमोफिली, एग्जांपल मेज व्हीट में। अगला क्या है भाई, अगला क्या है, अगला, एक मिनट,
अगला क्या है भाई, अगला है कीट द्वारा परागण। जब परागण क्रिया कीट द्वारा होती है तो इसे हम कीट परागण कहते हैं, ठीक, जैसे मधुमक्खी तितली करते हैं। व्हेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट इट इज कॉल्ड एंटीमोफिली, एग्जांपल बी बटरफ्लाई। अगला क्या है, पक्षी द्वारा परागण। जब परागण क्रिया पक्षी द्वारा होती है इसे हम पक्षी परागण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिगोनिया में होता है व्हेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज डन बाय बर्ड्स इट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली, ठीक। ये भी बेटा क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, पक्षी से परागण क्या कहलाता है, कीड़े से क्या कहलाता है, सबका नाम लिखा हुआ है। चमगादड़ के द्वारा परागण, जब परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा होती है तो इसे बेटा चमगादड़ परागण कहते हैं। पॉलिनेशन डन बाय बैट्स, व्हेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज डन बाय द बैट्स देन इट इज कॉल्ड काइरोप्टोफिली। कल आपका क्वेश्चन भी आया था, ठीक। तो ये हो गया बेटा 5 अभिकर्मक बनकर तैयार हो गए, ठीक। पर चूंकि क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग आंसर है, तो थोड़ा सा और बता देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाए। तो परागण के लाभ क्या है बेटा, बेनिफिट क्या है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन के, पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े होते हैं, स्वास्थ्य अच्छे नस्ल वाले होते हैं, ठीक। दिस सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस पॉलिनेशन आर लार्ज, हेल्दी एंड ऑफ गुड ग्रेड। पर परागण से बनने वाले फल बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। इन द फ्रूट फॉर्म बाय क्रॉस पॉलिनेशन आर लार्ज एंड टेस्टी। इससे हानि क्या होती है बेटा, पर परागण से हानि क्या बेटा, डिसएडवांटेज क्या है इसके क्रॉस पॉलिनेशन के, अधिक परागण का व्यर्थ हो जाना, बहुत सारे परागकण बनते हैं लेकिन ज़्यादातर खराब हो जाते हैं। एक्सेसिव पॉलिन ग्रेन्स गेटिंग वेस्टेड, और इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती, कोई ना कोई चीज चाहिए लेकर जाने के लिए। इट ऑलवेज रिक्वायर्ड एक रिसोर्स, एक बेटा इसको रिसोर्स चाहिए, ठीक, इसको एक चीज चाहिए बेटा जिसको लेकर जाए, ट्रांसपोर्ट लेकर जाए, ठीक। तो ये है आपका 20वां क्वेश्चन जो कि है एक लार्ज क्वेश्चन, ठीक है, मतलब ये है आपका लॉन्ग आंसर, ये भी आपका लॉन्ग आंसर है, ठीक हो जाएगा, ठीक ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बेटा। चलें तो भैया ये हो गया आपके 2 लॉन्ग और कुछ हमारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और कुछ हो गए क्या मेरे भाइयों, कुछ हो गए हमारे आपके शॉर्ट आंसर। तो भैया ये हो गए आपके और मेरे सब कुछ तैयार हो गए, वायु द्वारा परागण सब हो गया। अब एक चीज और देख लो बस, और ये है कि यहां से क्लास खत्म होते मान आपको कहां मूव करना है, साइंस संग्रह के टेलीग्राम चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पूरी क्लास का पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, एनोटेड पीडीएफ विथ लिखा हुआ वहीं पे मिलेगा। और हमारे साइंस संग्रह ऑफिशियल के इंस्टाग्राम हैंडल को भी करिए, क्योंकि बहुत से नोटिफिकेशन वहां पे भी देते हैं। और बार बार कह रहा हूं सब्सक्राइब करिए और यहाँ बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, ताकि आपको क्लास भूल गए, आपने यूट्यूब सुबह से नहीं खोला, कौन सी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आ जाए, पढ़ना शुरू कर दो। भैया अब टाइम नहीं है, प्रहार करने का वक्त बचा हुआ है भैया, प्रहार ऐसे ही होगा। वक्त को इसी प्रकार से बेटा यूटिलाइज करना है, 1 घंटे 1.5 घंटे का समय अपने आप के लिए देना ही है शाम को। मैं जानता हूं आप सुबह ही पढ़ाई करते हैं, आप सुबह ही काम करते हैं, लेकिन भैया अब वक्त आ गया आपके ग्राइंड होने का, आपके मेहनत करने का, अपने आप को तपाने का, ताकि तभी तो चमकेंगे। जब पत्थर की चोट पड़ती है, सॉरी, जब हथौड़े की चोट पड़ती है तभी सोना चमकता है वहां पे, तो थोड़ा चोट पड़ने दो अपने ऊपर। तो प्यारे साथियों, ये रहे आपका एक अमेजिंग सेशन, जिसमें आपको मैं आशा करता हूं बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए होंगे। आपको एक काम करना है कि 20 क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल अपनी कॉपी में लिखने हैं बेटा। पीडीएफ मिलेगा, मैं जानता हूं पीडीएफ आपके लिए जरूरी है, पर उसको जब तक अपने हाथ से लिखोगे नहीं बेटा, वो आपके दिमाग में छपने वाला नहीं है। बच्चे कहते सर याद कैसे करें बेटा, याद करने का एक ही तरीका है, आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। ऐसे बैठ कर रटने से अच्छा आप लिखोगे, जब लिखोगे आपके दिमाग में एक स्मृति बन जाएगी, और वही स्मृति आपको एग्जाम में याद आएगी, ऐसे ऐसे मैंने लिखा था, ठीक। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आशा के साथ कि आप सारे क्वेश्चन को लिख लेंगे, और हमारी अगली क्लास जो होने वाली है मैथ में, वहां मैथ वाले बच्चे जरूर जाएंगे, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी। तो इसी आशा के साथ कि सारे बच्चे सब कुछ अच्छे समझ गए हैं, इस अमेजिंग सेशन को आज यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। सारे बच्चों को नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद।